कोरोना वायरस। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस शब्द को भूल चुके होंगे। पीपीई किट, आप शायद इसको भी भूल चुके होंगे, या फिर पीसीआर टेस्टिंग। हम में से शायद बहुत सारे लोग इन सभी शब्दों को पूरी तरह से भुला चुके होंगे, लेकिन पूर्वी और मध्यवर्ती अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोगों के लिए इन शब्दों की प्रासंगिकता आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, इसका कारण जरूर बदल गया है, और इसका कारण है एक ऐसा वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस से 96.3 जीनोमिक समानता रखता है, और इस वायरस का नाम है एमपीवी यानी कि मंकी पॉक्स वायरस। मजे की बात यह है कि स्मॉल पॉक्स वायरस को इस दुनिया से खत्म हुए 40 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम एम पॉक्स वायरस यानी एमपीवी की बात करें तो इस वायरस की खोज 1952 के अंदर डेनमार्क के अंदर हुई थी, बंदरों में। इसी वजह से इसका नाम पड़ा एमपीवी यानी कि मंकी पॉक्स वायरस। और एमपीवी बीमारी का पहला केस 1970 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो कि एक सेंट्रल अफ्रीकन देश है, वहां पर रिपोर्ट किया गया था। तब से लेकर आज तक पिछले 50 वर्षों के अंदर एमपीवी बीमारी के बहुत सारे आउटब्रेक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और बहुत सारे गैर अफ्रीकन देशों के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे, व्हाई शुड वी गिव इट अ डैम? ये बीमारी तो मोस्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही रिपोर्ट हुई है। बट होल्ड योर हॉर्सेस। जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 तक एमपीवी के 1000 से भी ज्यादा केसेस यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके थे। बढ़ते हम अगस्त 2024 यानी करंट सिनेरियो की तरफ। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 तक पूरी दुनिया के लगभग 120 से भी ज्यादा देशों के अंदर एमपीवी की 1 लाख से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और 220 से भी ज्यादा लोग अभी तक इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब आपके अंदर कोई पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि एक बीमारी को, एक जो हेल्थ कंसर्न है, उस साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पर अगर उसको टैकल ना किया जाए तो उससे जान और माल की बहुत ज्यादा हानि होती है। आज के वीडियो में हम जिसके ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फोकस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पहला सवाल और वो ये कि हाउ द करंट आउटब्रेक ऑफ दिस एमपीवी स्टार्टेड, यानी कि एमपीवी का जो करंट कंटामिनेशन या इन्फेक्शन साइकिल है जो कि जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, वो कैसे शुरू हुआ। दूसरा केस, क्या इस वायरस के करंट जो इसका आउटब्रेक है उस दौरान एमपीवी का जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी तरह से उसमें चेंज आया, यानी कि उसके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। तीसरा सवाल, क्या इस वायरस के करंट आउटब्रेक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा सवाल वो ये है कि जो वायरस का जो करंट आउटब्रेक है वो पहले पिछले 40 वर्षों के अंदर जो भी वायरस के एमपीवी के जो भी आउटब्रेक्स हुए हैं उससे कितनी ये समानता रखता है या भिन्नता रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ, लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा ताकि हम अच्छे से अच्छा साइंटिफिक कंटेंट आपके लिए आगे लेकर आ सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि हाउ डिड दिस करंट आउटब्रेक ऑफ एमपीवी ओरिजिनेटेड और इट स्टार्टेड। पिछले 2.5 सालों के अंदर इस वायरस का जीनोम है कई देशों के अंदर इसकी सीक्वेंसिंग की गई है, खास करके यूरोपियन मुल्कों के अंदर, जिनमें कि आप पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी सभी का नाम ले सकते हैं। तो वहां पर जो इस वायरस के केसेस मिले और उनकी जब सीक्वेंसिंग की गई तो ये पाया गया कि इस वायरस का जो जीनोम है दैट वाज सिमिलर टू द वन आइडेंटिफाइड इन वेस्टर्न अफ्रीका। और ये जो वायरस एमपीवी का जो स्ट्रेन है इसकी जो फर्टेलिटी रेट है या मोर्टेलिटी रेट है लेस देन 1% होती है इन रूरल एंड पुअर पॉपुलेशन इन वेस्टर्न अफ्रीका। दूसरी तरफ जो स्ट्रेन सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आइडेंटिफाई किया गया उसकी फर्टिलिटी रेट लगभग 10% होती है, उसकी जो मृत्यु दर होती है 10% या उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन अभी तक जो टोटल साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं उनके अंदर ये पूरी तरह से ये नहीं पता चल पाया है कि किस तरह से इस वायरस का करंट आउटब्रेक स्टार्ट हुआ है। इसको लेकर के 2 थ्योरीज हैं वो साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर प्रचलित है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो वायरस का करंट आउटब्रेक है ये काफी हद तक सिमिलर है कि जो कि 2018 या 2019 जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वायरस का एमपीवी का आउटब्रेक हुआ था उससे काफी ज्यादा ये करंट आउटब्रेक सिमिलैरिटी रखता है। प्रोफेसर बर्नार्ड मोस, हु इज अ वायरोलॉजिस्ट एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज मैरीलैंड USA, उनका ये कहना है कि जो
एमपीवी का करंट आउटब्रेक है वो किसी ना किसी तरह से वेस्ट अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये सेम केसेस हैं, ये सेम सिनेरियो 2018 और 2019 के अंदर भी रिपोर्ट हुए थे। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो वायरस है इसका जो स्ट्रेन है, इसका जो ये जो करंट स्ट्रेन है एमपीवी का, वो पहले से ही नॉन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर 2018 या 2019 के अंदर फैल चुका था, ऑल्दो इट वाज अनडिटेक्टेड। हाउएवर ये जो हाइपोथेसिस है या ये जो थ्योरी है, इसके प्रूव होने के, साइंटिफिकली करेक्ट होने के एविडेंसेस हैं या चांसेस हैं बहुत ही कम है। और इसका रीजन ये है कि अगर हम एमपीवी के जो लक्षण देखें उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है और जो एक बड़ा डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है एमपीवी का कि उसके अंदर हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और इनको कोई भी फिजिशियन है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इस वजह से सेकेंड थ्योरी है, इसके जो साइंटिफिकली करेक्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि क्या ये वायरस का जो करंट आउटब्रेक है इसके पीछे कोई जेनेटिक बेसिस है या नहीं। अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं या जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो बहुत ही कम है। प्रोफेसर एलियट लेफ्कोविच, हु इज अ वायरोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा बर्मिंघम, उनका ये मानना है कि इस वायरस के जो करंट ट्रांसमिशन का जो जेनेटिक बेसिस है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसका एक रीजन ये है कि इस वायरस का जो जीनोम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम कोरोना वायरस के जीनोम से कंपैरिजन करें तो एमपीवी का जीनोम है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इट मींस इस वायरस के जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना 6 गुना ज्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू दिस कोरोना वायरस डिजीज। दूसरी तरफ साइंटिस्ट आज तक ये भी पता नहीं लगा पाए हैं व्हाई द स्ट्रेन व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न अफ्रीका इट इज हैविंग लो फैटेलिटी रेट और लो मोर्टेलिटी एज कंपेयर टू द वन इन सेंट्रल अफ्रीका। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो साइंटिफिक फंडिंग चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इन सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज को कंप्लीट करने के लिए, दैट हैज बीन ऑन द लोअर साइड बिकॉज द डिजीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्कवर्ड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बट scientists do receive very little funding towards this type of such type of crisis in Africa across the past 10 years। पिछले एक दशक के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने सरकारों की तरफ, पूरी इवन WHO की तरफ भी इसका ध्यान दिलाने की कोशिश की है, but the efforts have been largely very futile। Professor Gustavo Palacios, who is a virologist at Icahn School of Medicine, New York City, उनका ये कहना है कि आज तक साइंटिस्ट हैं वो इस वायरस का अदर देन ह्यूमन बीइंग्स जो नेचुरल रिजर्वोयर है उसके बारे में भी कोई जानकारी, ठोस जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आल्दो ये वायरस है गिलहरियों और चूहों को संक्रमित करता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सॉलिड साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है जिसके बेस पर यह आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस वायरस का नेचुरल रिजर्वोयर कौन सा एनिमल है। So that has also been one reason why it has been very difficult to identify the genetic basis of MPV or monkeypox virus disease during the current outbreak। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, क्या एमपीवी के करंट आउटब्रेक को हम रोक सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में क्यों है? क्योंकि एमपीवी की काफी ज्यादा जो जीनोमिक सिमिलैरिटी है वो स्मॉल पॉक्स वायरस के साथ है और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले से डिस्कवर की जा चुकी है, सो दे कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली फॉर ट्रीटिंग एमपीवी इन्फेक्शंस। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जॉर्जिया यूएन, उनके अनुसार, उनके वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एमपीवी से पीड़ित है और उसको इन्फेक्शन के 4 दिनों के भीतर ही अगर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डोज दे दी जाती हैं तो विद इन 4 डेज ऑफ इन्फेक्शन तो पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से एमपीवी के संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इसको कोरोना वायरस के वैक्सीन से कंपैरिजन करें तो वहां पर एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को जब कोरोना वैक्सीन दी जाती हैं तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लगभग 14 दिनों के अंदर वायरस के जो संक्रमण के सभी लक्षण है वो
समाप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमपीवी के संक्रमण से हम बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। प्रोफेसर एंड्रिया मैककॉलम, हु इज बेसिकली एन एपिडेमियोलॉजिस्ट एट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी, उनके अनुसार एमपीवी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है उसका यूज किया जाना चाहिए। रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जहां पर एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के क्लोज कांटेक्ट में आने वाले जो भी लोग हैं उनको एक एक करके आइडेंटिफाई किया जाए और उनको भी इस एमपीवी के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उनसे उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज करके हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एमपीवी के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि ये वायरस हो सकता है धीरे धीरे दूसरे एनिमल्स के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाए व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स। तो इससे एमपीवी के नए नेचुरल रिजर्वोयर या एनिमल रिजर्वोयर बन सकते हैं और एमपीवी का ट्रांसमिशन बहुत सारे ऐसे देशों में हो सकता है जहां पर कि इसके केसेस पहले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं कि हाउ इज दिस करंट आउटब्रेक ऑफ एमपीवी इज डिफरेंट और सिमिलर फ्रॉम प्रीवियस एमपीवी आउटब्रेक्स और आउटब्रेक्स ऑफ कोरोना वायरसेस। एमपीवी के आउटब्रेक्स हुए हैं वहां पर यह देखा गया था कि एमपीवी का जो ट्रांसमिशन होता था जो हाथों पर होने वाले घावों से या शरीर के दूसरे भागों पर होने वाले घावों के जरिए एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के अंदर इसका ट्रांसमिशन होता था। दूसरी तरफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू भी इस वायरस का जो संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर होना संभव है। लेकिन एमपीवी के इस करंट आउटब्रेक के अंदर यह भी देखा गया है कि अफ्रीका के अंदर जो असुरक्षित यौन संबंध हैं वो भी काफी हद तक एमपीवी के करंट आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार हैं। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि इस तरह की जो अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी से लोगों को बचना चाहिए सो दैट द chances of MPV transmissions can be suppressed as much as possible। एक और चीज जो MPV के इस करंट आउटब्रेक के अंदर देखी गई है कि अगर हम इसको कोरोना वायरस के केसेस के कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स जो कि सरफेसेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते थे वहां पर उनका जो शेल्फ लाइफ थी वो कंपैरेटिवली कम थी। और अगर हम एमपीवी के करंट आउटब्रेक की बात करें तो एमपीवी के जो पार्टिकल्स हैं तो इनके जो पार्टिकल्स जो कि सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं जैसे कि टेबल्स पे चेयर्स पे या किसी और सरफेस पर तो उनका जो शेल्फ लाइफ है कंपेयर टू कोरोना वायरस वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से भी ये चांसेस हैं कि एमपीवी का जो करंट साइकिल के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है पिछले आउटब्रेक्स के तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अभी तक जो साइंटिस्ट का ये मानना है कि अभी भी इन चीजों के ऊपर जो खोज है वो बहुत जारी है एंड इन नियर फ्यूचर साइंटिस्ट विल बी एबल टू डिस्कवर more facts and more evidences about the genetic basis of this outbreak or transmission of MPV। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।